नमस्कार दोस्तों, हमारा विषय है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हमारा जो अध्ययन बिंदु है वो है भारतीय संविधान। राजनीति विज्ञान के विषय में हम जो स्टडी करेंगे, हम जो अध्ययन करेंगे वो भारतीय संविधान के ऊपर करेंगे। भारतीय संविधान के बारे में विस्तृत जानकारी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले एक चीज आती है कि किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उस विषय के बारे में हमें सामान्य जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। संविधान, ये हम सभी जानते हैं कि हर देश का, प्रत्येक देश का एक संविधान होता है जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, सम प्लस विधान। अर्थात सभी के लिए कानून, सम यानी समान, या सभी, विधान यानी कानून, यानी सभी के लिए समान कानून। या फिर आपसे क्या पूछा जाए कि संविधान का एक शाब्दिक तात्पर्य क्या है, या संविधान का एक छोटा सा अर्थ क्या होता है, तो आप कह सकते हो नियम या कानून। क्योंकि देखो, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को अगर आपको चलाना है तो उस देश को चलाने के लिए कानून होना अति आवश्यक है। और इसीलिए हर देश की शासन व्यवस्था को चलाए जाने के लिए प्रत्येक देश ने अपना अलग अलग, सभी ने अपना एक संविधान बना रखा है। इसीलिए हमारे देश का भी एक संविधान है जिसे हम भारतीय संविधान के रूप में अध्ययन करते हैं। भारतीय संविधान को पढ़ने के लिए इसमें बहुत सारे बिंदु आपको देखने को मिलेंगे। हमारे संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। देखिए, काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है वो किस भाषा के शब्द से मिलकर बना। कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है वो किस भाषा के शब्द से मिलकर बना, तो आंसर आता है लैटिन या रोमन भाषा का एक शब्द। कौन सी भाषा बच्चों? लैटिन या रोमन भाषा का एक शब्द। कौन सा शब्द? कॉन्स्टिट्यूर। कौन सा? कॉन्स्टिट्यूर। इसका जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है बनावट। यानी कि भारतीय संविधान यानी संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है ये किस भाषा के शब्द से मिलकर बना? लैटिन या रोमन भाषा के शब्द से मिलकर बना। लैटिन भाषा का जो शब्द है कॉन्स्टिट्यूट, जिसका सामान्य अर्थ होता है बनावट। लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूट किसमें परिवर्तन हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन हुआ, तो इसका सामान्य अर्थ बनावट ना होकर क्या हो जाएगा? संविधान हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं कि संविधान जो है यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है वो किस भाषा के शब्द से मिलकर बना? लैटिन या रोमन भाषा के शब्द से मिलकर बना। शब्द का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूट, जिसका सामान्य अर्थ बनावट। जब ये कॉन्स्टिट्यूट किस में परिवर्तन हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन हुआ, तो इसका सामान्य अर्थ क्या होगा? संविधान। ठीक है। अब देखिए, संविधान कहते किसे हैं? सबसे जरूरी बात कि संविधान किसे कहते हैं, यह है क्या? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि संविधान क्या होता है? कानून होता है या नियम होते हैं इसमें, जिससे हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए काम में आते हैं। तो इसी से आप इसकी परिभाषा बना सकते हो कि जनता के द्वारा। अब देखिए, जनता शब्द यहां इसलिए यूज में आया कि हर देश के संविधान को किसी ना किसी कमेटी, किसी ना किसी सभा या समिति के द्वारा मिलकर बनाया गया है।
इसी तरीके से हमारा जो भारतीय संविधान है इसे भी एक सभा के द्वारा बनाया गया जिसमें भारतीय लोगों को शामिल किया गया, भारतीय लोगों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। इसीलिए यहाँ हम जनता शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, या संविधान सभा का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात जनता या संविधान सभा के द्वारा क्या बनाए गए नियम या कानून कि संविधान सभा के द्वारा निर्मित किए गए या बनाए गए नियम और कानूनों का एक ऐसा संकलन, या कह सकते हो ग्रंथ, या तीसरा वर्ड आप यूज कर सकते हो पुस्तक, कि नियम और कानूनों का एक ऐसा ग्रंथ या एक ऐसा संकलन या एक ऐसी पुस्तक जिसके माध्यम से देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। बच्चों क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। एक छोटी सी परिभाषा कि संविधान किसे कहते हैं। देखिए, जनता के द्वारा या संविधान सभा के द्वारा बनाए गए, निर्मित किए गए नियम और कानूनों का एक ऐसी ग्रंथ, एक ऐसी पुस्तक जिसके माध्यम से देश की, संपूर्ण देश की, या यहां कह सकते हो राज्यों की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता हो, क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। अब आप ध्यान देने योग्य बात है कि संविधान क्या है? नियम या कानून। अब ये नियम कानून बनाए क्यों हैं? किस लिए बनाए हैं? कि देश की शासन व्यवस्था को बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के हम चला सकें। इसलिए भारतीय संविधान भी हर देश की तरह भारत में भी एक संविधान है जिसमें कानूनों का बहुत बड़ा संकलन है, बहुत सारे इसमें नियम हैं जिससे हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। ये हमारे भारतीय संविधान की एक छोटी सी जानकारी है, सामान्य जानकारी। देखिए, अगर हमें भारतीय संविधान को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो हमें भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले इसके इतिहास को देखना होगा। छोटा सा इसका इतिहास है, सन 1600 ईस्वी से। देखो, इसके पीछे एक कहानी है, वो आपको बताता हूं कि इतिहास में आपने देखा होगा कि रॉल्फ फिंच नाम का एक अंग्रेज अधिकारी, कौन सा? रॉल्फ फिंच एक इतिहास का अंग्रेज अधिकारी था। कहते हैं कि रॉल्फ फिंच भारत आया, और जिस समय ये भारत में आया उस समय भारत में किनका शासनकाल था बच्चों? मुगल काल था। मुगलों का शासन हुआ करता था। और जिस समय रॉल्फ फिंच भारत में आया उस समय कौन सा मुगल शासन भारत में राज कर रहा था? अकबर कर रहा था। मुगल काल में रॉल्फ फिंच भारत में आया, अकबर से मुलाकात की, पूरे भारत देश का इसने ये दौरा किया, यात्रा की। लेकिन जब ये अपने देश में वापस गया, जब ये ब्रिटेन में वापस गया रॉल्फ फिंच, तो इसने वहां जाकर अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। और यात्रा वृत्तांत के दौरान इसने एक बात बताई कि समकालीन विश्व में, कौन से विश्व में? समकालीन विश्व में। अब देखिए, समकालीन शब्द कब प्रयोग होता है? जिस समय की हम बात करते हैं। जैसे अभी हम किस समय की बात कर रहे हैं? सन 1600 ईस्वी से पहले की बात कर रहे हैं। तो ये जो शब्द है समकालीन विश्व या तत्कालीन विश्व, ये उसी समय के लिए हम यूज में करेंगे। तो उसने कहा कि समकालीन विश्व में अगर कोई सबसे धनी व्यक्ति है तो वो कौन है? अकबर है। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में एक इतनी बड़ी बात कही कि समकालीन विश्व में या तत्कालीन विश्व में अगर कोई सबसे धनी व्यक्ति है तो वो कौन है? अकबर है। अब देखिए, जब ये बात ब्रिटेन के व्यापारियों को पता लगी, तो ब्रिटेन के व्यापारियों को पता लगने के बाद उनके मन में जिज्ञासा हुई। अब देखिए, व्यापारियों को क्या चाहिए? व्यापार करना, पैसा चाहिए उन्हें। जब ये बात उनको पता लगी तो उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्यों ना हमें एशिया के देशों में व्यापार करने का अवसर प्राप्त हो। इसीलिए EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, लगभग 100 व्यापारियों ने मिलकर
ये देखिए लगभग में आंकड़े हैं, जरूरी नहीं कि ऑथेंटिक आंकड़े हैं, लेकिन लगभग में गाइड ये बताती है कि लगभग 100 व्यापारियों ने मिलकर 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होता है, गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस शहर में हुआ या किस देश में हुआ? ब्रिटेन में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ब्रिटेन में होता है। लगभग कितने व्यापारियों ने मिलकर की? 100 व्यापारियों ने मिलकर इसका गठन किया। और इसी दिन, कौन से दिन? 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी के दिन ब्रिटेन की जो महारानी थी, क्या नाम था उसका? एलिजाबेथ प्रथम, इन्होंने 15 वर्षों के लिए, बच्चों कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए व्यापारियों को एक हस्ताक्षर युक्त लाइसेंस प्रदान किया कि आप जाकर भारत, दक्षिण अफ्रीका और पूर्वी एशियाई के देशों में, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में जाकर व्यापार कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर से देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को हुआ। कहां पर हुआ? ब्रिटेन में हुआ। इसी दिन 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी के दिन ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने व्यापारियों को हस्ताक्षर युक्त एक लाइसेंस प्रदान किया। और इस लाइसेंस का मतलब क्या था कि 15 वर्षों के लिए लाइसेंस वैलिड था। 15 वर्षों के लिए आप भारत, अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में जाकर व्यापार कर सकते हैं। अब देखिए, जब इनको लाइसेंस मिल गया, वहां की महारानी ने बोल दिया कि भाई आप जाकर लाइसेंस, उनको लाइसेंस दे दिया कि आप जाकर इन देशों में जाकर आप व्यापार कर सकते हैं। जब उनको ये मिला तो वो तो व्यापार करेंगे ही करेंगे। अब उनको व्यापार करने की अनुमति तो मिल गई, एलिजाबेथ प्रथम ने उनको व्यापार करने का लाइसेंस तो दे दिया, लेकिन अगर आपको किसी भी देश में जाना है, किसी भी देश में व्यापार करने के लिए जाना है, तो भाई वहां की आपको स्वीकृति तो लेना अति आवश्यक होगा। आप बिना किसी की अनुमति तो उस देश में जाकर व्यापार कर नहीं सकते। भाई हम भी अगर किसी भी देश में जाकर जाएंगे तो उससे पहले हमें वहां का वीजा लेना होगा, पासपोर्ट लेना होगा, वहां की अनुमति लेनी होगी, तब हम उस देश में जा सकते हैं। वहां भी ऐसा ही हुआ। ब्रिटेन की महारानी ने उनको 15 वर्षों का लाइसेंस दिया कि आप जाकर व्यापार कर सकते हैं, लेकिन व्यापार करने से पहले भारत, अफ्रीका या एशिया के देशों में उनको अनुमति लेना आवश्यक था। क्योंकि भाई अनुमति मिलेगी तभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी का वहां जाकर वो गठन कर सकते हैं। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, सुनना ध्यान से, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो पहला व्यक्ति भारत आया, किसके लिए? व्यापार की अनुमति लेने के लिए, उसका नाम था विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस, ये कब आया भारत में? सन 1608 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार की अपनी कंपनी का गठन करवाने के लिए उन्होंने कहा कि हमें भारत से परमिशन लेनी है, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक राष्ट्रदूत भारत में भेजा, और राष्ट्रदूत का क्या नाम आता है? विलियम हॉकिंस। कब आया भारत में? सन 1608 ईस्वी में भारत आता है। और इस समय जब विलियम हॉकिंस भारत में आया, उस समय मुगल राजा, मुगल शासक सम्राट जहांगीर का भारत में शासनकाल था। किसके समय भारत आया? क्वेश्चन बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भारत में जो पहला व्यक्ति भेजा वो कौन था? विलियम हॉकिंस। कब भारत में आता है? सेकंड क्वेश्चन, सन 1608 ईस्वी में।
थर्ड क्वेश्चन आता है कि विलियम हॉकिंस भारत में किस शासक के का शासनकाल में भारत में आया? तो वो आता है सम्राट जहांगीर के शासनकाल में। देखिए सबसे अच्छी बात कि विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में भारत में आता है। आने के बाद ये आया, सम्राट जहांगीर के दरबार में काफी टाइम तक रहा, बहुत दिनों तक ये रहा, लेकिन सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को व्यापार करने की अनुमति नहीं दी, यानी कि इसे व्यापार करने की अनुमति प्राप्त नहीं हुई। बदले में मेहमान नवाजी के रूप में इसे क्या प्रदान किया? 400 बीघा जमीन का मनसब प्रदान कर दिया। क्या प्रदान कर दिया? 400 बीघा जमीन का मेहमान नवाजी के रूप में मनसब इसे दे दिया। क्वेश्चन आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पहला अंग्रेजी राष्ट्रदूत जो व्यापार की स्वीकृति पाने के लिए भारत आया कौन था? विलियम हॉकिंस। ठीक है, किसके समय आया? उस समय भारत में राजा कौन था? मुगल काल था, मुगल शासक जहांगीर के समय में यह आता है। किस वर्ष आया? सन 1608 ईस्वी में आता है। क्या जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को व्यापार करने की अनुमति दी या नहीं? क्या नहीं दी। सम्राट जहांगीर ने व्यापार करने की अनुमति उसे नहीं दी, बदले में उसे क्या प्रदान किया? 400 बीघा जमीन का क्या प्रदान किया? मनसबदार उसे यानी मनसब उसे प्रदान कर दिया था। एक क्वेश्चन आपको ये याद करना है। दूसरा, भाई इसे तो अनुमति मिली नहीं, अब फिर से अब अंग्रेज लोग हैं भाई, व्यापारी हैं, कब तक शांत रहेंगे? उनको तो व्यापार करना ही करना है। तो राजा होम्स, इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे, इंग्लैंड के राजा होम्स का एक राजदूत था। कौन था? राजदूत। क्या नाम था उसका? सर टॉमस रो। क्या था? सर टॉमस रो। इंग्लैंड के राजा होम्स का राजदूत सर टॉमस रो दूसरी बार भारत आया। किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की स्वीकृति दिलवाने के लिए। यह भी किसके समय में आया? वही आपके उस समय भी भारत में जहांगीर का शासनकाल था। सर टॉमस रो भारत आया, जहांगीर से मिला, काफी समय इसके दरबार में रहा, इसकी सेवा करी। आखिर में जाकर जहांगीर ने इसे व्यापार करने की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। ठीक है, यानी कि विलियम हॉकिंस पहली बार आया था जिसे व्यापार करने की स्वीकृति नहीं दी, लेकिन सर टॉमस रो इंग्लैंड के राजा होम्स का राजदूत सर टॉमस रो भारत आया, जहांगीर से मिला, जहांगीर के दरबार में बहुत समय तक रहा और जहांगीर को इस बात के लिए राजी कर लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की इजाजत दी जाए। और आखिर में जहांगीर ने व्यापार करने की इजाजत ईस्ट इंडिया कंपनी यानी सर टॉमस रो को प्रदान कर दी थी। देखिए यहां दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो काफी बार एग्जाम्स में आते हैं और आदमी को, बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट भी ये लोग ये क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से स्वीकृति पाने के लिए भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी राष्ट्रदूत कौन था? ठीक है, क्या क्वेश्चन बना? पहला क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से स्वीकृति पाने के लिए, अनुमति पाने के लिए भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी राष्ट्रदूत कौन था? सेम एज ए दूसरा क्वेश्चन, पूर्णतः क्वेश्चन को समझना अच्छे से, पूर्णतः व्यापार की अनुमति
प्राप्त करने वाला प्रथम अंग्रेज राष्ट्रदूत कौन था? कितने क्वेश्चन बने? 2 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। यहां सिर्फ इतना सा डिफरेंस आता है कि स्वीकृति पाने के लिए भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी राष्ट्रदूत कौन था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि पूर्णतः यानी पूरी तरीके से व्यापार की अनुमति प्राप्त करने वाला प्रथम अंग्रेजी राष्ट्रदूत। यहां भी प्रथम अंग्रेजी राष्ट्रदूत, यहां भी प्रथम अंग्रेजी राष्ट्रदूत। डिफरेंस कितना सा है कि यहां स्वीकृति पाने के लिए वो भारत आया लेकिन स्वीकृति मिली नहीं। यहां क्या आता है कि पूर्णतः व्यापार की अनुमति प्राप्त करने वाला, पूर्णतः व्यापार की अनुमति प्राप्त करने वाला अंग्रेजी राष्ट्रदूत, यानी जिसने व्यापार की अनुमति प्राप्त कर ली हो वो पहला अंग्रेजी राष्ट्रदूत कौन था, और व्यापार की स्वीकृति लेने आने वाला प्रथम अंग्रेजी राष्ट्रदूत कौन था। यानी यहां तो इस क्वेश्चन में जो पहली बार आया उसका जिक्र करना है, और यहां जिसने व्यापार की अनुमति पहली बार प्राप्त करी हो उसका जिक्र करना है। क्वेश्चंस ऑप्शन आपको सेम मिल सकते हैं। पहले उसमें विलियम हॉकिंस, सेकंड ऑप्शन आता है हमारा सर टॉमस रॉ, थर्ड ऑप्शन आता है काफी सारे गवर्नर, आप किसी का भी अंग्रेज अधिकारी का नाम ले सकते हो, रॉल्फ फिंच का नाम ले लो। ठीक है। चौथा ऑप्शन आता है आपका नंदी अभाव, इनमें से कोई नहीं, जो भी है। ठीक है। तो आपको बस इतना सा डिफरेंस, इन 2 क्वेश्चनों में सिर्फ इतना डिफरेंस याद करना है कि स्वीकृति पाने के लिए आने वाला अंग्रेज अधिकारी, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पूर्णतः व्यापार की अनुमति प्राप्त करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था। तो यहां सिर्फ आपको, आपने अगर अच्छे से पढ़ा है, डिफरेंस को समझा है, तो आपका आंसर होगा पहले में क्या आएगा, पहली बार कौन आया था भारत में? विलियम हॉकिंस। कब आया बच्चों? सन 1608 ईस्वी में आया। किससे मिला बच्चों? फिर से रिपीट करो, जहांगीर से मिला। क्या इसे स्वीकृति प्रदान हुई? नहीं। बदले में जहांगीर ने इसे क्या दिया? 400 बीघा जमीन का मनसब प्रदान किया। ठीक है। स्वीकृति लेने आने वाला विलियम हॉकिंस। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि पूर्णतः पूरी तरीके से व्यापार की अनुमति प्राप्त करने वाला प्रथम अंग्रेजी राष्ट्रदूत कौन था? आपने पढ़ा है अभी, कौन था बच्चों? सर टॉमस रॉ। कौन था? सर टॉमस रॉ। कौन था ये? इंग्लैंड के राजा होम्स का राजदूत। ठीक है। किससे मिला ये भी यहां आकर? वो जहांगीर से मिलता है। जहांगीर के दरबार में काफी समय रहा और अंत में जहांगीर ने इसे व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके सामने, बस आपको डिफरेंस समझना है, यहां कोई गलती मत करना, क्योंकि डिफरेंस क्वेश्चन सेम है, हल्का सा डिफरेंस अगर समझ में नहीं आया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है। ये आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ बातें हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद आपको इतिहास में आपको देखने को मिलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहां भारत में आ गई। भारत में आने के बाद उसने अपनी कंपनी को यहां लगाया, व्यापार करना स्टार्ट किया, अपना दबदबा बनाना अंग्रेजों ने स्टार्ट किया। एक छोटे से युद्ध के बारे में आपको बता देता हूं कि प्लासी का युद्ध, जो कि आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा। देखिए, प्लासी का युद्ध, आजकल जो क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं कि देखिए, नॉर्मल क्वेश्चंस बहुत कम, रेयर चांस है कि राजनीति संविधान में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। आजकल जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड है वो बहुत अंदर तक जा चुका है, डीपली जब पूछते हैं। देखिए, मैं छोटी छोटी बातें बताता हूं कि प्लासी का युद्ध हुआ, सीधा आपको सन याद करनी है 1757 ईस्वी, लेकिन आजकल आपको डेट भी पूछ सकते हैं, तो इसकी डेट क्या आपको याद करनी है? 23 जून सन 1757 को कौन सा युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध हुआ। काफी बार एग्जामों में यह भी पूछा जाता है कि प्लासी जो है, ये जो प्लासी नामक जगह है, ये कहां पड़ती है?
राज्य में अवस्थित है? तो बता देता हूं, पश्चिम बंगाल में है। ये आपको छोटी छोटी बातें वो आपको याद करनी है। कुछ भी आ सकता है, देखो एग्जामों में किसी गाइड का या किसी का वो कुछ नहीं है कि भाई रियर की ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितना आप गहराई से पढ़ोगे उतना आपको लाभ पहुंचेगा और आपके एग्जामों में आपको बेनिफिट मिलेगा। इतना से याद करना है, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं। कि प्लासी का युद्ध हुआ कब हुआ? 23 जून सन 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। और ये प्लासी नामक जो जगह है ये किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। तीसरा क्वेश्चन कि प्लासी का जो युद्ध है वो किस किस के मध्य हुआ? सबको पता है, अंग्रेजों के और भारतीयों के मध्य हुआ, लेकिन किस किसने लड़ा? देखिए, अंग्रेज अधिकारी कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था बच्चों? रॉबर्ट क्लाइव। और भारतीय सेना यानी भारत की तरफ से कौन था? बंगाल। और बंगाल के जो नवाब थे उनका नाम था सिराजुद्दौला। बंगाल में युद्ध हुआ